जय माता दी मित्रों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ सोलमेट भाग 10। अब आगे। त्रिपाठी जी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। जैसे ही उन्हें अबीर और रेखा के एक्सीडेंट की खबर मिली, वह दौड़े दौड़े अस्पताल आ पहुंचे थे। वैसे भी यह एक छोटा एरिया था और आसपास के लोग अबीर को बहुत अच्छे से पहचानते थे। आखिर वह स्टेट लेवल का स्पोर्ट पर्सन तो था। उन लोगों ने देखा तो अबीर और रेखा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और साथ ही साथ तुरंत ही त्रिपाठी जी को फ़ोन करके खबर दे दी थी उन लोगों के एक्सीडेंट की। त्रिपाठी जी तुरंत भागे भागे अस्पताल आ गए। इतनी देर में ही समीर और साथ ही साथ त्रिपाठी जी की बहन और जीजा जी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सब के सब बेहद घबराए हुए थे। क्या हुआ भैया, कैसी हैं भाभी और अबीर? गिरिजा ने आते ही सवाल किया। त्रिपाठी जी ने भरी आंखों से उन लोगों की तरफ देखा। पता नहीं गिरिजा, अभी तक डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा है। मेरा दिल तो बड़ा ही घबरा रहा है। पता नहीं क्या होगा, भगवान रक्षा करें, त्रिपाठी जी टेंशन के साथ बोले। यह सब कर्मों का फल है भैया। मैंने तो कहा था ना आपसे कि पंडित जी ने बोला है, पर आपने नहीं सुनी। मुझे उसके बाद भी पंडित जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि अबीर और भाभी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं मानती हूँ भैया कि कर्म बहुत ज़रूरी होते हैं, पर इंसान के भाग्य भी तो कुछ मायने रखते हैं। यूं ही तो लोग कुंडली और ज्योतिष को नहीं मानते, गिरिजा ने कहा। तो त्रिपाठी जी ने उसकी तरफ देखा, पर वो अभी कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें इस समय फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ अबीर और रेखा की। भैया अभी भी कह रही हूँ, सोच लीजिए आप इस बारे में। और जैसे ही भाभी और अबीर घर पहुँचते हैं, सबसे पहले अबीर का विवाह करा दीजिए ताकि उसके ऊपर आया हुआ संकट टल जाए। गिरिजा अभी बोल ही रही थी कि तब तक डॉक्टर बाहर आ गए। त्रिपाठी जी के साथ साथ गिरिजा और उनके हस्बैंड भी तुरंत डॉक्टर की तरफ दौड़ पड़े। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? मेरी वाइफ, वह कैसी है? ठीक तो है ना दोनों? कोई खतरे की बात तो नहीं है? त्रिपाठी जी ने बेचैनी से डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, पर दिल की धड़कनें न जाने क्यों बहुत ही बेचैन कर रही थी उन्हें। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे हैं अबीर और कैसी है मेरी भाभी? गिरिजा की आंखों से भी आंसू निकलकर बाहर आ गए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और त्रिपाठी जी के कंधे पर हाथ रखा। त्रिपाठी जी, हिम्मत से काम लेना होगा आपको, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद आपके लिए तकलीफ देह होगा। डॉक्टर बोले तो त्रिपाठी जी के चेहरे का रंग और भी सफ़ेद पड़ गया। अबीर अभी ठीक है, खतरे से बाहर है, मामूली चोटें आई हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर आपकी वाइफ, डॉक्टर कहते कहते रुक गए। कैसी है रेखा? वह भी ठीक है ना? कोई खतरा तो नहीं उसे? त्रिपाठी जी ने बेचैनी से पूछा। उनका दिल बेहद घबरा रहा था। सॉरी त्रिपाठी जी, माफ़ी चाहूँगा, पर हम उन्हें नहीं बचा सके। सिर पर बहुत गहरी चोट थी, यहाँ आते आते ही उनकी डेथ हो गई थी। क्या कह रहे हैं आप? गिरिजा और त्रिपाठी जी एक साथ बोले। सच कह रहा हूँ मैं, और इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा भी हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर सका। हाँ, अगर थोड़े से भी चांस होते तो हम उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ दिल्ली रेफ़र कर देते, पर उसके भी चांस नहीं थे। हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। माफ़ कीजिएगा और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए। डॉक्टर ने त्रिपाठी जी के कंधे को थपका और फिर चले गए। त्रिपाठी जी को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वैसे तो जीवन साथी की ज़रूरत हर उम्र हर पड़ाव पर होती है, पर जिस उम्र में इस समय त्रिपाठी जी थे, इस समय रेखा का यूँ जाना उन्हें एकदम से तोड़ गया था। जीवन साथी की असमय मृत्यु इंसान को पूरी तरीके से कमज़ोर कर देती है, और उस पर जब घर गृहस्थी और परिवार की जिम्मेदारी हो और यह अचानक से कोई हादसा हो जाए तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या करे और क्या ना करे।
आज वही त्रिपाठी जी के साथ हुआ था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो डॉक्टर ने कहा है वह सच है। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उनके जीजाजी ने उन्हें संभालकर वहीं रखी कुर्सी पर बैठा दिया तो वहीं समीर गिरिजा के गले लग रो पड़ा। त्रिपाठी जी की आंखों में भरे हुए आंसू भी अपना रास्ता खुद बनाते चले गए। त्रिपाठी जी के जीजाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर बाकी की फॉर्मेलिटी करने के लिए वहाँ से चले गए जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें जाने को कहा था और बॉडी क्लेम करने की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे। इस हादसे ने त्रिपाठी परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी थी। रेखा के जाने से घर पूरी तरीके से सूना हो गया था। रेखा सबको संभालती थी, एक एक इंसान उसके ऊपर निर्भर करता था। वह अब इस तरीके से हो गए थे जैसे कि सब अनाथ हो गए हों। त्रिपाठी जी और समीर जैसे तैसे घर को संभालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि गिरिजा कुछ दिनों बाद चली गई थी। इस बीच मौका देखकर शिखा की मम्मी शिखा को भेज देती थी तो वह आकर रसोई का काम कर जाती, तो कभी कपड़े धो जाती, तो कभी घर की साफ सफाई करके चली जाती थी। त्रिपाठी जी कुछ भी नहीं कहते थे, बस शांति से उसे देखते रहते थे। अबीर के लिए भी यह हादसा कोई छोटा नहीं था। उसे रेखा के जाने का बहुत गहरा आघात लगा था। वह धीरे धीरे ठीक तो हो रहा था, पर दिल में एक कसक रह गई थी कि शायद उसकी गलती के कारण आज रेखा इस दुनिया में नहीं है। वक्त अच्छा हो या बुरा निकल ही जाता है और किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 1 महीने का समय बीत गया। रेखा के सभी क्रियाकर्म ठीक से हो गए। गिरिजा कुछ दिन रुककर चली गई थी, पर आज वह फिर से त्रिपाठी जी के घर आई थी और आते ही उसने अपनी वही पुरानी बातें करना फिर से शुरू कर दिया था। उसका भी इरादा कोई गलत नहीं था। उसे फिक्र थी अपने भाई और उसके परिवार की, और उसके लिए उसे जो सही लग रहा था वो कर रही थी। भैया, आपने क्या सोचा? गिरिजा बोली तो त्रिपाठी जी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। भैया, मैं अभी भी कह रही हूँ, बात कीजिए सुधाकर जी से। आज तो भाभी को खोया है हमने। भगवान न करे कल को अबीर को कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। आप एक बार फिर से सोचिए। गिरिजा ने त्रिपाठी जी को समझाया तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर उन्होंने सुधाकर को फ़ोन लगा ही दिया। हेलो, सुधाकर की आवाज़ आई। हेलो सुधाकर, त्रिपाठी बोल रहा हूँ, त्रिपाठी जी ने कहा। हाँ हाँ गिरीश, बोलो ना, क्या हुआ, कैसे हो? इतने दिन हो गए तुमने कोई खबर ही नहीं ली। बीच में 1-2 बार फ़ोन लगाया भी था पर तुमने उठाया नहीं। घर में सब ठीक तो है ना? सुधाकर ने कहा तो त्रिपाठी जी के सब्र का बांध टूट गया और आवाज़ भर्रा उठी। कुछ भी ठीक नहीं है सुधाकर, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, त्रिपाठी जी बोले और दुखी होकर उन्होंने पूरी घटना सुधाकर को कह सुनाई। सुनकर सुधाकर का दिल भी दहल उठा। भगवान पर भरोसा रखो मित्र, सब सही हो जाएगा। और तुम्हें सब सही लगे तो अबीर का ब्याह करा दो। घर में बहू आ जाएगी तो घर को संभाल लेगी, वरना भाभी के बिना तो घर कैसे चल रहा होगा। सुधाकर ने त्रिपाठी को समझाते हुए कहा। इसीलिए तो तुमको कॉल किया है, तुमसे बात करनी थी मुझे, त्रिपाठी ने कहा तो सुधाकर ध्यान से सुनने लगे।